चलो भाई, आज आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर एग्जाम आपका है 2024 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक प्रोटीन का 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन क्या दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 200 ml, और लीटर में कन्वर्ट करो तो 0.2 लीटर। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में आपके पास प्रोटीन है कितने ग्राम, 1.26 ग्राम आपके पास प्रोटीन है। अब टेम्परेचर है आपके पास 300 केल्विन, क्लियर, और इस टेम्परेचर पे आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी है पाई, कितना है भाई 2.57 इंटू -3, और आपसे पूछा है प्रोटीन का मोलर मास, अणुभार बता दो। ठीक है, प्रोटीन का मोलर मास बता दो, बोलो क्या फॉर्मूला लगाओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बोलो, पाई इक्वल्स टू WRT, पाई इक्वल्स टू CRT। सी क्या था, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, तो मोल मतलब मास अपॉन मोलर मास हुआ ना, ऐसे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, तुम्हें M फाइंड करना है ना, तो आपका फॉर्मूला आएगा WRT अपॉन पाई V। सही है, अब ध्यान से देखो, वेट W कितने ग्राम है प्रोटीन, 1.26 ग्राम आपके पास प्रोटीन है। R की वैल्यू बार में चाहिए, तो ATM और बार में लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो 0.083, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन है ना, और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, 2.57 10 की पावर -3 है ना, मॉडल पेपर जो है यूपी का उसमें +3 है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। और प्रोटीन का मोलर मास निकालना है, वॉल्यूम 0.2 लीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, लगभग जल्दी करो फटाफट। पहला ही क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है, 1.26 को मल्टीप्लाई करो 0.083, एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, इंटू 300, क्लियर। फॉर्मूले लिखते जाना कि हाँ भाई इस तरह के फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट करो हो गया, पॉइंट उड़ा दो, ये 10 की पावर 3 और -3 कैंसल, पॉइंट उड़ा दो ये। ठीक है, 2 और ये हो गया कितना 53, चलो 53 83 और 3 डिवाइड बाय 257 कर दिया। अब करो, जल्दी कैलकुलेट करो फटाफट। प्रोटीन एक है ना बायोमॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, तो मोलर मास बहुत ज़्यादा आना चाहिए। अगर आप 4 ऑप्शन देखो तो मोलर मास 6, 61 है ना, ऐसे थोड़ा ना आएगा, मोलर मास तो बहुत ज़्यादा आएगा प्रोटीन का। ठीक है, वैसे दिमाग लगा लो। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 51,350 के आसपास। ठीक है, तो देखो थाउजेंड्स में आंसर आ रहा है ना, तो डेटा तो मैंने पूरा लिखा है ना, WRT, W हो गया, R हो गया, T हो गया, और मोलर मास फाइंड करना है, पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, और वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है, तो इसका लगभग आंसर जो बैठेगा वो आपका ये बैठेगा 61022, क्योंकि प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल है ना, मैक्रोमॉलिक्यूल है, जाइंट मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं वृहद अणु, तो मोलर मास बहुत ज़्यादा होगा, तो छोटा मोलर मास थोड़ा ना होगा। आपको पता है प्रोटीन बनेगा 10 अमीनो अम्ल से ज़्यादा कंबाइन हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड, 10,000 से ज़्यादा मोलर मास होता है, तभी तो प्रोटीन बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था, तो 10,000 से ज़्यादा वाला ही आंसर होगा ना। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करना, इसके आसपास आना चाहिए, नहीं तो डेटा में कुछ गड़बड़ थी सही क्वेश्चन में। चलो अब देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट,
मैं डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी खो दे और ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी हो, तो ऐसा तो कब पॉसिबल है? जब D5 भाई Mn+2। आप कहते हैं ना Mn+2 क्या, तो हम कहेंगे Mn+2 तो बहुत स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है 3D5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट देखो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 Cl2, कितने आयन देगा? दिमाग लगाओ। CONH3 Cl2 कितने आयन देगा? 3 के 2? 3। देखो एक तो स्क्वायर ब्रैकेट, उसको भी तो आयन गिनोगे। अपने क्या लिखते 2 क्लोराइड देगा, 2 क्लोराइड देगा, तो ये थोड़ा पूछ रहा है क्लोराइड कितने देगा, है ना? 2 सोच रहा है जो बच्चा, 2 आंसर देगा वो क्या सोचेगा कितने क्लोराइड दे रहा है, तो क्लोराइड देगा तो कॉम्प्लेक्स भी तो बनेगा, और इसका चार्ज -2 तो इसका चार्ज +2, तो एक आयन तो इसका ये है कोबाल्ट है NH3 है +2 और 2 क्लोराइड, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 3 होंगे, तो करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपके पास एक तो एल्डिहाइड है, ये तो आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपके पास अल्कोहल है, ये ईथर और ये एल्केन। कार्बन सब में बराबर है 4-4, तो मोलर मास का तो इतना टेंशन है नहीं, सब में ऑक्सीजन है। एल्केन को एक बार छोड़ भी दे, है ना? तो देखो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है? अल्कोहल। तो आप कहोगे अल्कोहल में तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर एल्डिहाइड और ईथर में ज्यादा पोलर कौन होता है? एल्डिहाइड की ध्रुवीयता ईथर से ज्यादा है ना, एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा पोलर होते हैं, तो हम कहेंगे फिर ठीक है एल्डिहाइड ले लेंगे हम। अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर एल्डिहाइड, मोलर मास अणुभार सेम होना चाहिए। उसके बाद तो हम कहेंगे ईथर लेस पोलर, लेकिन एल्केन में तो पोलैरिटी नहीं है ना, तो हम कहेंगे इसके बाद आएगा ईथर और इसके बाद में आएगा एल्केन हाइड्रोकार्बन। तो अब बोलो 4 सही है, सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और फिर एल्केन। तो ये आपको बस आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ही होता है, ठीक है। की पॉइंट्स बना लो एग्जाम से पहले कि हाँ हमने ये पढ़ पढ़ के जाना है, बस इसी पे क्वेश्चन बना है। ये कितनी मॉडल पेपर में ये वाला क्वेश्चन बना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा एल्डिहाइड कीटोन दोनों होते तो ज्यादा पोलर कौन होता? कीटोन की पोलैरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा, ध्रुवीयता ज्यादा होती है, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, एल्डिहाइड का कम आएगा। पहले मोलर मास चेक करेंगे, अणुभार सबसे पहले चेक करेंगे, फिर आप अपना जवाब देंगे, ठीक है। अब देखो गैब्रियल थैलेमाइड, बोलो गैब्रियल थैलेमाइड की रिएक्शन बोलो, क्या लेते थे हम? सबसे पहले क्या लेते थे? थैलीमाइड, क्या था? C≡NH। थैलीमाइड की नेचर, बाय नेचर थैलीमाइड कैसा होता था? एसिडिक, है ना, थैलीमाइड की एसिडिक नेचर होती है, ठीक है भाई। तो हमने कहा चलो ये थैलीमाइड ले लिया। अब एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते थे? बेस से, तो हमने ले लिया KOH। तो भाई अम्ल है तो HIN दे देगा, बेस है तो HIN दे देगा, तो हम कहेंगे हम पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड बना लेते हैं, ठीक है। अब हेलो एल्केन, एल्केन तो लग जाएगा ना, तो अब इसकी रिएक्शन करेंगे हेलो एल्केन, तो ये KX गैस, तो हम कहेंगे अब बना N एल्काइल थैलीमाइड, ठीक है। तो ये थैलीमाइड तो है ही, और N के साथ एल्काइल, अब क्या करें? NaOH, ठीक है। तो अब हमने इसकी रिएक्शन कराई थी NaOH, ओके, है ना। तो आपका आंसर था RNH2, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। हालांकि पहले इसमें थैलिक एसिड बनता है, फिर Na उसको रिप्लेस करता है, पर वो उसका मैकेनिज्म है, तो हम तो सीधा बना लेते भाई। तो ये 1 डिग्री अमीन बना, और इसका नाम सोडियम थैलेट, क्योंकि थैलिक एसिड होता, H हटा दिया तो सोडियम थैलेट। तो ले देके गैब्रियल थैलेमाइड से तुमने बनाया क्या? 1 डिग्री अमाइन। तो 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा दोनों ही अमाइन है, एलिफेटिक कि एरोमेटिक? एलिफेटिक, क्योंकि अगर यहाँ मुझे हेलो बेंजीन लेऊंगी तो एरोमेटिक बनेगा, तो हेलो बेंजीन में से हेलो निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, लेस रिएक्टिव होता है, तो आप कहोगे आंसर है एलिफेटिक।
याद रखेंगे। गैब्रियल थैलेमाइड का आंसर है 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है ना? हेडिंग लिख लो, अपने आप लिखना गैब्रियल थैलेमाइड। ज़्यादा से ज़्यादा तुम पहला प्रोडक्ट लिख दो, पहले ये लेना है, एरो पे KOH लिख दो, जगह छोड़ दो, दूसरे एरो पे RH लिख दो, फिर जगह छोड़ दो, और तीसरे पे NaOH लिख दो, ताकि ये रहेगा कि हाँ आधा मैंने किया है, आधा अपने आप हुआ है, पूरा कॉपी नहीं करना। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर? पहला स्टेप थैलेमाइड, दूसरा हेलो एल्केन से रिएक्शन कराओ, पहला KOH से, दूसरा हेलो एल्केन से। चलो माल्टोज, 2 ग्लूकोज, पक्का? माल्टोज किससे बना है? 2 ग्लूकोज। चलो मुझे स्ट्रक्चर बना के बताओ, ग्लूकोज में क्या करूं? 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो ये इसका नाम क्या था? पायरेनोज। ये आपकी पायरेनोज स्ट्रक्चर थी। ठीक है, मान लो आ गया माल्टोज का स्ट्रक्चर, बना के दिखाओ, तो बनाना पड़ेगा ना। कनेक्शन किसके बीच में होता है माल्टोज में? 1,4। तो अगर ये 1 है तो ये 4। अच्छा, 2 ग्लूकोज, दोनों अल्फा कि अल्फा बीटा कि दोनों बीटा? दोनों अल्फा। दोनों अल्फा, तो ये C1 पे क्या आएगा? H और OH, लेकिन ये कनेक्शन में गया। C2 पे HOH, C3 OH, C4 और C5 छठा कार्बन ऊपर रहेगा, CH2 OH और H। अब आपका ये C4 है, तो ये C3, ये C2, ये C1, ये C5 और ये 6th कार्बन। ठीक है, तो वापस वही C1 पे HOH, C2 पे भी H और OH, 3 पे उल्टा है OH। ठीक है, C4 कनेक्शन में, तो यहाँ H और यहाँ पे भी H। अच्छा, इस लिंकेज का नाम क्या है? इस लिंकेज को बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सही है क्या? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। वेंटो फैक्टर क्या होता है? किससे डिनोट करते हैं? वेंटो फैक्टर। देखो, अगर मैं कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्यक गुणधर्म की बात करूं, तो जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते है ना, अगर मैं विलेय को घोलूं, कुछ नहीं हो, मान लो ग्लूकोज है, तो पानी में ग्लूकोज गया तो उसका क्या हो गया? फॉर्मूला वही रहेगा, C6H12O6। अगर मैं पानी में यूरिया घोल दूं, क्या फॉर्मूला? यूरिया NH2CO NH2। तो मैं पानी में ग्लूकोज घोलूं, यूरिया घोलूं, शुगर घोल दूं, सुक्रोज घोल दूं, इनका कुछ बिगड़ता ही नहीं, ये यूं का यूं रहते हैं। तब मुझे नॉर्मल वैल्यूज मिलती है, सामान्य मान। लेकिन मैं पानी में नमक घोल दूं तो Na अलग और Cl अलग। तो मैं तो सोच वाले मैंने 1 मोल घोला, 1 मोल घोला, लेकिन वो पानी में जाके कितना हो गया? 2। अगर मैं AlCl3 घोल दूं तो 4, 1 Al और 3 Cl, तो 4 हो गया ना। तो मैं जो सोच रही हूँ मोल्स तो बदल गए, है ना। तो आपका एक तो होता है थियोरेटिकल वैल्यू, सैद्धांतिक मान, एक होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रेक्षित मान, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो वेंट ऑफ फैक्टर आपको ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल भी क्या देता है? रिलेशन। ऐसा कब होगा? तो जब मैं कोई सॉल्यूट घोलूं, या तो उसके टुकड़े हो जाए, है ना, टुकड़े हो जाए मतलब वियोजन, डिसोसिएशन, या फिर उसके मॉलिक्यूल जुड़ जाए, तो जुड़ने को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। ठीक है, तो आपको बताना है जब विलेय का, सॉल्यूट का या तो डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, उस सिचुएशन में मुझे एबनॉर्मल वैल्यूज, है ना, असामान्य मान प्राप्त होते हैं। असामान्य मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। क्लियर? और इन्हीं को ही तो हम प्रैक्टिकल वैल्यू बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। आई बात समझ में? तो वेंट हॉफ फैक्टर आपको प्रेक्षित मान और सामान्य मान के बीच में रिलेशन देता है। तो आई, वेंट हॉफ फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? आई। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ आपको लिखना है, देखो फॉर्मूला आई लिख दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सीपी, अणु संख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सीपी अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सीपी, अणु संख्यक गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑब्जर्व्ड वैल्यू मैं कैसे बताऊंगी? तो मोल से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? अणु संख्यक, अणुओं की संख्या पे निर्भर करना, मोल्स पे डिपेंड करना।
आगे बात समझ में? तो मोल आप एक सोच रहे हो, पानी में जाके 2 हो गया, 4 हो गया, तो ऑब्जर्व्ड है ना, और आप जो सोच रहे हो सैद्धांतिक है, वो तो एक ही है। ऐसे तो दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे भाई, आई जो है उसका फॉर्मूला होगा ऑब्जर्व्ड मोल, प्रेक्षित मोल, विलय के, है ना, सॉल्यूट के, अपॉन तो हम कहेंगे थियोरेटिकल मोल। दूसरा ये फॉर्मूले याद करने बच्चों, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो भैया, ये तो एग्जाम्स वाले पढ़ के जाना ही है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, मैंने आपको दिखाया, बताया था, याद रखना, ऑपरेशन थिएटर, ओटी, ओ ऊपर आएगा, टी नीचे आएगा, ओटी ओटी बोलते हैं ना ऑपरेशन थिएटर, तो ओ मतलब ऑब्जर्व, टी मतलब थियोरेटिकल, प्रेक्षित और सिद्धांतिक। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता, ये कहता कि आप तो है ना मोलर मास में रिलेशन बताओ, अणुभार, आपके पास सैद्धांतिक अणुभार है, आपके पास प्रेक्षित अणुभार है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, तो ओटी करते कि टीओ करते? टीओ करेंगे। देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। जब मैं 100 ग्राम घोलूंगी तो ऑब्जर्व्ड क्या, थियोरेटिकल क्या, अगर मैंने घोला ही 100 ग्राम है तो 100 ही रहेगा ना, है ना। लेकिन फॉर्मूले से आप मोलर मास फाइंड कर रहे हो, एक तो मैंने लिख दिया एसिटिक एसिड, तो मेरा आंसर एसिटिक एसिड का 60 है, लेकिन वो तो थियोरेटिकल है, मैंने काउंटिंग पे बोला है। लेकिन आपके पास कोई मेथड है, आपने उससे मोलर मास निकाला है, तो आपका 60 नहीं है, आपको 120 आया, आने में तो कुछ भी आ सकता है, तो प्रैक्टिकल है, तो वो मोलर मास चेंज होगा। लेकिन मैं कहूँगी मैं तो 100 ग्राम घोला है, अब तुम प्रैक्टिकल करके बता 100 का कितना हो गया, और तो 100 का 100 ही रहेगा ना, वेट कैसे चेंज होगा, मास तो हमेशा कंजर्व रहता है। ऐसे ही तो अगर मैं यहाँ मोल की जगह लिखूँ भार बट्टे अणुभार, फिर इसको भी क्या लिखूँ, भार बट्टे अणुभार, तो भार भार तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, थियोरेटिकल मोलर मास, क्योंकि ये 2-3 साल पहले हाफ ईयरली में क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर का I इक्वल्स टू थियोरेटिकल मोलर मास, सैद्धांतिक अणुभार, अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, प्रेक्षित अणुभार। क्लियर है? समझ में आ गया? अब अगर देखो मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एसिटिक एसिड का प्रैक्टिकली जो मोलर मास मिला वो 120 है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालो। बात समझ में आई? एसिटिक अम्ल का प्रेक्षित अणुभार 120 है, तो वेंट ऑफ फैक्टर बताओ। तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में आई का फॉर्मूला क्या है, थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व। तो एसिटिक एसिड CH3COH, तो मेरे हिसाब से तो 60 आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर कितना है, 120, तो 60 अपॉन 120, 60/120 कितना हुआ, हाफ। उस सिचुएशन में आप बताओगे वेंट ऑफ फैक्टर कितना है, हाफ। मतलब आप 2 मोल बोल रहे हो तो शायद 1 हो गया होगा, हाफ, यानी ऑब्जर्व्ड 1, थियोरेटिकल 2, मैं तो 2 बोल रहा हूँ, पानी में जाके कितना हो रहा है, 1। तो ऐसा तब होता है जब डाइमर बनता है, द्विलक बनता है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही क्यों मिलते हैं, ये बीच में जो खाली स्पेस होता है ना। देखो पहली बात तो हम कहेंगे जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो मेटल है सबके सब, है ना। मैं आपको एक मरकरी छोड़ दूं, मरकरी अकेला लिक्विड है, बाकी तो कोई लिक्विड नहीं है, सबके सब मेटल है, और मेटल हमेशा क्रिस्टल होता है। ठीक है, और जो अगर क्रिस्टल है तो एक पैकिंग होगी, पैकिंग होगी तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे बैठेगा। हम मेटल एटम को सॉलिड स्फेयर, ठोस गोले मान लेते हैं, तो ठीक है भाई सॉलिड स्फेयर। अब जब भी हम कोई भी पैकिंग बनाए, कितनी भी बढ़िया पैकिंग बनाए, तो अगर मैं कहूँ बॉल्स को जमाना है तो तुमको खाली जगह तो रहेगी। तो जब संक्रमण तत्वों की क्रिस्टलीय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, हम इनको स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं भाई ये क्या हुआ, ये बीच बीच में खाली जगह है, इस वेकेंट साइट को, इस खाली जगह को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि अंतराकाश। अब होता क्या है, जब ये छोटे छोटे एटम के संपर्क में आता है, लाइक ये बोरॉन के कांटेक्ट में आ गया, कार्बन में आ गया, नाइट्रोजन में आ गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, तो ये लोग यहाँ है ना फिक्स हो जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। अगर जगह मिल गई रहने की, और जितनी अपनी साइज है उसके हिसाब से जगह मिल गई, तो ये रह लेते हैं। क्लियर? तो मेरे को तो मिक्सचर मिलाना है ना, है ना। मान लो कार्बन फंस गया तो मैं उसको क्या बोलूँगी, कार्बाइड बोलूँगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन फंस गया तो मैं हाइड्राइड बोलूँगी, ऐसे। तो इस तरह के जो कंपाउंड आपका नया बना है, उस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब आपको वही ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों मिला, तो इसमें मिलेगा क्योंकि इसमें जगह और कहाँ जगह, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, इंटरस्टिशियल साइट से खाली जगह है, रिक्त स्थान है, जहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं, इसलिए इनके लिए वेल नोन है, मिल जाएगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट,
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बोलो? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने तो बताया था 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं, एक तो होता है वीक फील्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड में मैंने तो बताया था, याद रखना, कैसे याद रखना? आई बारिश कल फिर पानी, ऑक्सा आजा, बताया था, ऑक्सा और आजा में OH माइनस, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैंने क्या बताया था? कोई कन्या, कोई कन्या नो बाई, कोई कन्या नो बाई इन नहीं, ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। तो जब आपका डोनर एटम हैलोजन होता है ना, दाता परमाणु, या तो हैलोजन हो या क्या हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, तब तो वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्योंकि हैलोजन की कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की नीयत है नहीं, ऑक्सीजन की है नहीं, नाइट्रोजन पेयर आराम से डोनेट कर देता है, और कार्बन को तो पड़ी नहीं है, ठीक है। तो अगर डोनर एटम आपका कार्बन है, जब डोनर एटम क्या होता है? कार्बन या नाइट्रोजन, तो ऐसा लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। लेकिन जब ऑक्सीजन है, सल्फर है, हैलोजन है, तो वो होता है वीक फील्ड। क्लियर? अब स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले की CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? हाई। तो मुझे लिगेंड्स को जमाना है ना, मुझे CFSE के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड्स को क्या करना है? जमाना है, अरेंज करना है ना। CFSE के बढ़ते क्रम में लिगेंड्स को अरेंज करना, क्लियर? और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो सीक्वेंस मिलता है, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो, अगर मैं कहूँ आई बारिश कल फिर पानी, तो आई तो ये हो गया, फिर बारिश, जितना याद रहे होता है ना, बीच में सल्फर भी आएगा, थायोसाइनाइड भी आएगा, आपको जो याद रहे आप वो लिख देना। तो हम कहेंगे ठीक है, आई बारिश कल फिर पानी, यहाँ तक हो गया, है ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या था? नहीं, सबसे पहले नहीं लिखूं, सॉरी कोई लिखूं, CO, कोई कन्या नो, फिर क्या था? बाई, बाई पेरिडाइल, है ना, इन और नहीं, ऐसा कुछ है ना। और ये वाटर आ गया, ठीक है। आई बारिश कल फिर पानी, ऑक्सा आजा, बीच में ऑक्सीलेट OH माइनस लिख सकते हो। तो ये अपने लिगेंड्स को व्यवस्थित कर दिया ना। और NCERT पढ़ोगे 2-4 और मिल जाएंगे, आप इसमें सल्फर -2 डाल सकते हो, इधर थायोसाइनाइड आ गया वो डाल सकते हो। तो जितना आपको याद रहे, तो लिगेंड्स को CFSE के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसे क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आगे बात समझ में, ठीक है। जो पॉइंट वी को अपना लिख लो क्या भैया, ये मुझे याद करना है लास्ट टाइम, ठीक है। अब देखो, आपको कन्वर्जन करना है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। सोचो, आपके पास ये चीज़ है CH3 CH2 Cl, और अब मुझे इसका आंसर ये चाहिए, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या करूं? वो 1 कार्बन बढ़ेगा, तुम्हारे पास 2 कार्बन है, करने कितने? 2 का 4, डबल, मतलब R ले तो RR क्या था? वुड्स। 2 का 4 डबल किस में था? वुड्स में था। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, अब वुड्स लिखो, CH3 CH2 Cl, फिर 2Na, ठीक है। फिर वापस उल्टा लिख दूं, Cl CH2 CH3, और वुड्स में एरो पे क्या आता था? ड्राई ईथर, ठीक है। अब आपको याद ही तो है वुड्स, है ना। वुड्स में क्या करना है आपको? क्या बाहर निकालना है? 2NaCl गया, तो 2 का 4 हो गया, है ना। दिमाग लगाओ, 1 कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड, लेकिन जस्ट डबल करना है तो वुड्स, और वो भी एल्केन। आपको याद है वुड्स में तो आंसर ही एल्केन है। क्लियर? क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, वुड्स रिएक्शन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, फिर सोचो, एनिलीन समझ गए, बेंजीन वैनिश्ड, और क्लोरोबेंजीन, सोचो क्या करूं? पहले तो NH2 उड़ाना पड़ेगा, NH2 उड़ाऊं, फिर जो है उसको ही पूरा उड़ा दो, मतलब N ही नहीं रखना है मुझे बेंजीन पे।
तो बेंजीन पे एन ही नहीं रखना। क्लोरोबेंजीन, देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, मुझे आंसर क्लोरोबेंजीन चाहिए, क्या प्रिपरेशन है तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन का, बताओ। क्लोरोबेंजीन का क्या प्रिपरेशन है? 2 रिएक्शन पड़ी थी एलो एल्केन में जिसमें क्लोरोबेंजीन बनता था, कौन सी थी? हाँ जल्दी बोलो। सैंडमेयर, वेरी गुड, है ना, सैंडमेयर और गार्डरमैन। अगर मेरे पास बेंजीन पे N2Cl होता तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता था, ठीक है, ये ले लूँ और यहाँ मैंने ले लिया HCl। अगर मैं यहाँ Cu2Cl2 लेऊंगी तो ये सैंडमेयर मानी जाएगी, और कॉपर पाउडर लेऊंगी तो गार्डरमैन मानी जाएगी। तो ये है, तो मैं कहूँगी हाँ ये तो सिंपल है, इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है ना, क्या होगा, वापस HCl चला जाएगा, गर्म करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, तो ये तो आ गया। तो इतना तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये तो मैंने ऐसा पढ़ा था। अब ले दे के मुझे एनिलीन से बेंजीन पे N2Cl बनाना है, हाँ तो एक ही तो रिएक्शन है, इसको बनाने की एक ही तो रिएक्शन है। आप एनिलीन ले लो और क्या ले लो, HNO2 और HCl, चाहे तो NaNO2HCl लिख दो, और टेम्परेचर कितना 0 से 5, कहा था मैंने फ्रीजर याद रखना। तो बस ये आपके पास था, वो बनाना है, इंटरमीडिएट खोजना है। मान लो ये नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा कि ये क्या था, तो आप अपनी मैकेनिज्म में, आप अपने दिमाग में ये लाओ कि मेरी कोर्स में इसको बनाने के कौन से मेथड थे, तो आप ये लिख दो। मान लो ये भूल भी गए तो कोई बात नहीं, आप ये तो डायरेक्ट लिख दो, आधा नंबर। आपने इसको भी लिख दिया क्योंकि इससे यहाँ पहुँचे हो कि मान लो नहीं आया दिमाग में, बस ये चीज़ तो उड़ा दी, तो यहाँ एग्जामिनर की नंबर अगर नज़र पड़ेगी ना तो तुम्हारा नंबर काटेगा, और नहीं भी तो क्या ही काट लेगा, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये चीज़ तो गए तो 1/4 नंबर कटेगा। तो सोचो नहीं भी आता हो तब भी आता है क्वेश्चन, ऐसे दिमाग लगाओ। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का वेट है 45 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला भी दे रखा है, क्या है, C2H6O2, ठीक है, मोलर मास भी निकाल दोगे, ठीक है। तो वेट दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, 600 ग्राम पानी में मिलाया, ठीक है भाई, 600 ग्राम पानी में मिलाया। आपको पूछा हिमांक अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब पानी के लिए KF दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, KF होता है 1.86 किलो केल्विन मोल इनवर्स, सही है ये। तो अब तुम मुझे फॉर्मूला बताओ, डेल्टा TF इक्वल्स टू, सबसे पहले I लिखो, पॉइंट ऑफ वेक्टर, बाद में एक होगा तो देख लूंगी, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, मोलल था। अब मोलल तक अभी तक मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, मान लो ये पूरा नहीं निकालना है, तो एक फॉर्मूला और था, याद करो, I क्या था, 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w, विलय का भाग, कैपिटल W। तो आपके पास सारा डेटा है, देखो। अब मुझे बताओ ग्लाइकॉल, इसको देखे लग रहा है कि इसके कोई टुकड़े वुकड़े होंगे, जैसे ग्लूकोज है वैसे ग्लाइकॉल है, कहीं फर्क पड़ेगा? तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 है, ऑब्जर्व थियोरेटिकल दोनों सेम है, ठीक है। तो 1000 KF मैंने आपको बता दिया 1.86, स्मॉल w कितने ग्राम है, 45 ग्राम, ठीक है, कैपिटल W 600 और स्मॉल m, ये निकाला, 24 और 6 30 और 32 कितना हो गया, 62, तो इसका मोलर मास 62, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कितना आया, जल्दी करो। एक 0 और उड़ा दो, 186 इंटू 45 डिवाइड बाय 62 और फिर 6, फिर डिवाइड कर दो 62 से, 8,649। इतना बड़ा आंसर कैसे आएगा, 186 45, छोटा डेटा है ना, ध्यान से पॉइंट सेट करो। वन 186 को मल्टीप्लाई करना है आपको 45 से, 8370, ठीक है, डिवाइड बाय 620 है 620, 13.5, फिर डिवाइड बाय 6,
1.5 2.2 2.25 ठीक है 2.25 चेक कर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ठीक है देखो वेंटो फैक्टर 1 हो गया 1000 के 1.86 45 ग्राम आपने ही डाला ये 600 ग्राम पानी था और मोलर मास आपका सही है ना 332 62 ही था ठीक है अब मान लो मैंने इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया आपका पहले जब जमता था वो ठीक है लेकिन अब उस टेम्परेचर पे नहीं जमेगा डिप्रेस हो गया कम हो गया उससे 2 कम पे जमेगा ठीक है तो आपने किस में घोला है पानी में घोला है ना तो पानी कितने पे जमता था 0 पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 तो पहले 0 पे जमता था और 0 से 2 नीचे उतर जाएगा 2.25 है ना तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का तो तुम कहोगे पहले तो 0 पे जमता था और अब ये कम हो गया कितना कम हुआ 2.25 तो आंसर क्या हुआ माइनस का 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन लेते हो तो यहाँ 273 कर देना तो 273 से 2.25 कम हो जाएगा क्लियर है सिंपल चलो नेक्स्ट देखो फटाफट प्राइमरी आपको सिर्फ रिएजेंट बताना है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है प्राइमरी अल्कोहल मतलब मेरे पास ये चीज़ है RCH2OH और मैं ऐसा क्या करूं कि ये ऑक्सीडाइज्ड होके RCOOH में कन्वर्ट हो जाए पूरा पूरा ऑक्सीडेशन करना है बोलो कोई प्रबल ऑक्सीकारक KMNO4 है ना OH माइनस एल्केलाइन KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो लिखना है भाई तो आप लिख दो ना क्षारीय KMNO4 या K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लियर अल्कोहल सीधा एसिड में नेक्स्ट प्रोपेन टू ऑल देखो डिहाइड्रेशन ही खुद ही बोल रहा है कि आपके पास प्रोपेन टू ऑल है और आप प्रोपीन में कन्वर्ट कर दो है ना और आपको लिखा है डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण मतलब यहां से हो जाएगा यहां से हट जाएगा तो पानी बाहर निकालने के लिए क्या ले आए पे क्या होना चाहिए लेकिन अल्कोहल के साथ तो अल्कोहलिक यूज नहीं ले सकते उधेलो एल्केन में लेते थे है ना और सोचो तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO तेजाब होता है ना तेजाब क्या करता है कॉपी में गिर गया तो कॉपी काली हो गई कि कॉपी के अंदर से सारा पानी निकाल दिया शुगर भी डाल दो तो शुगर में चरचर की आवाज आएगी काली काली है ना वो रह जाएगी क्योंकि शुगर का फॉर्मूला समझे देखो तेजाब इतना तेज है आपका मान लो ग्लूकोज ले लिया C6H12O6 तुमने कुछ नहीं किया तुमने थोड़ा सा H2SO डाल दिया है ना तो इतना खतरनाक कि इसमें से पानी उड़ा देगा कितने पानी के मॉलिक्यूल आएंगे 6 12 है ना कितने आएंगे 6 तो 6 कार्बन और 6 वाटर तो ये कितना खतरनाक है ये ग्लूकोज में से पानी निकाल रहा है आप सोच भी नहीं पा रहे हो है ना अपन अगर शक्कर का आप कुछ बनाओ हलवा वाला बनाओ तो शक्कर लास्ट में डालते हैं कि वो शक्कर पानी छोड़ती है तो पहले जो चीज़ आपकी है पहले वो तो पानी छोड़े फिर शक्कर मिलाएंगे तो वो पानी छोड़ेगी सब एक साथ हो जाएगा तो शुगर में पानी होता है ठीक है इसको निकालो आप तेजाब मिला दो तो ये इसमें से कार्बन बाहर कर देगा इसको बोलते हैं चेरिंग ऑफ शुगर ठीक है तो आपको फिलहाल ये चाहिए मुझे कोई तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए प्रबल निर्जलीकारक चाहिए तो आप अपनी कॉपी में लिख दो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो वो हमारा है कंसंट्रेटेड H2SO4 आगे बात समझ में इसकी जगह आप एल्यूमिना भी ले सकते थे फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते थे लेकिन ये तगड़ा अच्छा इसमें भी एक तुम्हें रिएक्शन टेम्परेचर याद करो 170 पे है ना 140 पे ईथर बनता है 170 पे आ जाओगे तो एल्कीन बन जाएगा क्लियर इससे रिएजेंट पूछा है आपने रिएजेंट लिख दिया अब देखो आपको डिस्टिंग्विश करना है विभेद मतलब डिस्टिंग्विश करना है डिफरेंशिएट क्लियर किसके बीच में डिफरेंशिएट करना है तो एक तो एल्डिहाइड एक कीटोन है ना एक तो CH3CHO और एक एसीटोन अच्छा इनमें से एलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा दोनों ही मिथाइलेटेड है एलोफॉर्म में क्या चाहिए मिथाइल पास में C डबल बॉन्ड हो तो इधर भी है तो एलोफॉर्म टेस्ट से मत करना क्योंकि ये दोनों एलोफॉर्म टेस्ट देने वाले हैं ठीक है अब देखो एल्डिहाइड है आप बहुत सारे टेस्ट कर सकते हो आप बोलोगे अगर मैं इसमें टोलेंस रिएजेंट मिलाऊं तो ये क्या देगा सिल्वर मिरर है ना Ag2 या Ag चांदी जमा हो जाती तो ये टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देगा रजत दर्पण परीक्षण देगा
तो यहाँ ठीक है, बात तो सही है। फिर अगर मैं इसमें फेलिंग सॉल्यूशन मिलाऊं, रेडिश ब्राउन पीपीटी, किसका होता है रेडिश ब्राउन पीपीटी? Cu2 होगा। तो ये टेस्ट देगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ये इसमें तो ये दोनों टेस्ट नहीं, तो नो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और नो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। शिफ्ट रिएजेंट किस में मिलाऊं कि पिंक हो जाए? एल्डिहाइड में शिफ्ट अभिकर्मक मिलाने पे वो गुलाबी हो जाता है, कीटोन में तो नहीं होता। तो आप कुछ डिस्टिंग्विश पूछा, आप लिख दो कि एसिटाल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट मिलाने पे पिंक हो जाएगा, कीटोन में मिलाने पे ऐसा कुछ भी नहीं। सही, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ देखो एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन समझे, बेंजीन के पास कीटोन होना चाहिए तभी तो फिनॉन बोलते हैं, और एसिटो मतलब CH3 बचेगा, है ना। और बेंजोफिनॉन मतलब कीटोन के दोनों साइड बेंजीन, डाइबेंजीन कीटोन को ही बेंजोफिनॉन बोलते हैं। तो अब मुझे क्या लग रहा है, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करूं? कुछ भी, कैनिसारो में तो एल्डिहाइड चाहिए। अभी तो बताया ये मिथाइलेटेड कीटोन है, ये मिथाइलेटेड कीटोन है, अब वहाँ क्या है? तो ये एलोफॉर्म देगा, वो एलोफॉर्म नहीं देगा। तो आपको बताना है भाई इसका हेलोफॉर्म टेस्ट आएगा, है ना, ये हेलोफॉर्म परीक्षण देगा, याद रखो भाई, है ना। और यहाँ क्या लिखोगे? नो हेलोफॉर्म टेस्ट। और अब आपको मार्किंग देखनी है, मान लो 1 नंबर 1.5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आप उसको समझाओ। अब देखो हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, हेलोफॉर्म बनेगा तो आपको लेना था NaOH और I2, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो आपको सिर्फ यही तो बताना था, अगर इसका एलोफॉर्म बनाऊंगी तो CHI3 और इसका सोडियम सॉल्ट, तो सोडियम सॉल्ट मतलब बेंजीन C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ONA, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये रिएक्शन है और वहाँ आपको लिखना नहीं, यहाँ वो एलोफॉर्म टेस्ट नहीं है। क्लियर? क्योंकि है तो दोनों कीटोन। क्लियर? जहाँ अटक रहे हो ना उसको तो लिखो, तो ये तो मुझे याद नहीं थी। क्लियर? डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन CBSE के ज़्यादा आते हैं। नो हेलोफॉर्म टेस्ट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब देखो इन्होंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, DNA में पाए जाने वाले 4 जो बेस है, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स, उनका स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक रिंग में 6 मेंबर हैं, एक रिंग में 5 मेंबर है। क्लियर? एक तो ये चीज याद रखनी, इधर 6 मेंबर है, इधर 5 मेंबर है, बीच में देखो सब में C डबल बॉन्ड C है, क्योंकि याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो याद तो करनी पड़ेगी, तो तुम्हें आइडिया बता सकती हूँ कि ये 6 मेंबर रिंग आएगी, इधर 5 मेंबर रिंग आएगी, बीच में C डबल बॉन्ड C आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ C डबल बॉन्ड C आएगा, बाकी ऑल्टरनेट। तो देखो मैंने C डबल बॉन्ड C बना दिया, तो यहाँ C आएगा, यहाँ N आएगा, ये C आएगा, ये N आएगा, फिर इधर N है, इधर N है, तो वापस बीच में क्या आ गया? C आ गया। ठीक है, ये अब ये पहला इसने बनाया एडिनिन, तो यहाँ NH2 है। क्लियर? एक स्ट्रक्चर तुम्हें याद करना है, उससे दिमाग लगा के दूसरे बनाते चलोगे। देखो क्या बताया, इधर C डबल बॉन्ड C आएगा, इधर मेंबर कितने हैं? 6, इधर मेंबर कितने हैं? 5। तो मैंने तुम्हें कहा था ऑल्टरनेट लिखना, यहाँ C है तो यहाँ N होगा, यहाँ C होगा, फिर यहाँ क्या है C, तो यहाँ N होगा। सही है? अब यहाँ दोनों साइड N है, इधर भी N, इधर भी N, और मेंबर ही 5 है तो इधर C है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ CH। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड करूँ तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है, और इसकी भी 3 हो गई, ये यहाँ डबल बॉन्ड। सही? फिर ये यहाँ सेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर एच कर देती हूँ। क्लियर? एक सेकेंड, हाँ इधर भी एच कर दो, CH CH कर दो। ठीक है, तो यहाँ टेंशन ही खत्म हो गया। अब देखो अगर मैं पहला क्या बनाया था हमने, एडिनिन, तो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ क्या है? NH2, बाकी तो कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ डबल कर दो। कहाँ? यहाँ? अच्छा, C डबल बॉन्ड C कर दो तो 4 वैलेंसी तो पूरी हो रही है ना। ठीक है, चलो यहाँ का टेंशन ही खत्म।
फिर N के बाद आएगा डबल बॉन्ड ऊपर वाले NH2 के बाद। ये हाँ, इसके ये बाद। हो गया। देखो एक तो अपन सिस्टम पकड़ लेते हैं, ये हो गई 6 की रिंग, ये हो गई 5 की रिंग। C हो गया, ऊपर C है नीचे N है, ये तो क्या है, ऊपर C है नीचे N है, ठीक है। ये तो C के साथ हम NH2 कनेक्ट कर देंगे, अदरवाइज आपका ये N हो गया। क्लियर? तो अब ये वापस उल्टा हो गया, C के आगे क्या है N, N के आगे क्या है C, ठीक है। अब वापस चेक करो, ठीक है। अब क्या करना है, इधर देखो नीचे वाला तो NH ही है, इधर अपन डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये सेट हो जाएगा। C के साथ आपका NH2 है, ऑल्टरनेट डबल है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट है। इधर भी डबल सिंगल डबल सिंगल है ना, ये वाला आपका एरोमेटिक नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगा लो थोड़ा सा, डबल हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, फिर सिंगल हो गया, डबल हो गया, ठीक है। और यहाँ बस यही डबल बॉन्ड था ना, क्लियर है? सब बराबर है कि नहीं है, चेक कर लो, बराबर है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये पहला स्ट्रक्चर है और इसका नाम है एडेनिन, ठीक है। एक तो अपन ये याद कर लो, मान लो। अब तुम क्या करो, इसको उड़ा दो, ये सब उड़ा दो, तो नीचे देखो ये सब उड़ा दिया, ये वाला तो ये सेम ही तो है। अगर मैं ये सब हटा दूंगी तो ये CH हो जाएगा, क्लियर? तो ये सेम बना के और यहाँ C डबल बॉन्ड O कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया साइटोसिन, क्लियर है? सेम तो एक बना दे, एक याद कर लो, फिर रिंग उड़ा देना पूरी, तो आपका एडेनिन के बाद क्या बन गया, साइटोसिन। अब ये क्या कह रहा है कि साइटोसिन पूरा बना दो, साइटोसिन क्या कर दिया तुमने, पूरा बना दिया, और आपने क्या किया, यहाँ मिथाइल और यहाँ C डबल बॉन्ड, तो ये आपका बन गया थायमीन। आगे बात समझ में? ये तो साइटोसिन थायमीन एक जैसे हैं, है ना। थायमीन में 2 कीटोन एक मिथाइल है, तो अमाइन उड़ा के कीटोन बना दो और यहाँ मिथाइल लगा दो, क्लियर है? अब उसमें और उसमें देखो क्या चेंज आया, इसने क्या किया, यहाँ NH2 कर दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O कर दिया, बाकी सब सेम। 6 रिंग 2 रिंग 5 रिंग 6 रिंग, है ना, ये C डबल बॉन्ड O है और इधर क्या कर दिया NH2, तो एडेनिन ग्वानिन सेम है ना, 2 जगह डिफरेंस हो गया, NH2 और C डबल बॉन्ड O का, क्लियर है? तो आपको ये याद कर लो, आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब एक कौन सा बचा, यूरेसिल, तो ये कह रहा है आप क्या करो, यहाँ से मिथाइल हटा दो, यहाँ CH लगा दो, तो यूरेसिल बन गया, और मिथाइल लगाते हो तो थायमीन बन गया, ऐसे, ठीक है। चांस कम है, बट आप देखो ऐसा क्वेश्चन भी फंस जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक चीज बना के उसी में मैनिपुलेशन करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन के द्वारा अगर मैं डिस्टिलेशन प्रोसेस करूं, आसवन मतलब हम डिस्टिलेशन करें, तो हम प्योर इथेनॉल नहीं बना सकते। मतलब जब अपन फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो फर्मेंटेशन करें, अपन शुगर से बनाते थे ना, तो शुगर से जब हम इथेनॉल बनाते थे तो इथेनॉल के साथ साथ पानी भी होता था, है ना। मतलब 95% लगभग ही होता है, तो 5% तो पानी भी होता है। और अब मैं सोचूं डिस्टिलेशन कर दूं, तो पानी तो 100 डिग्री पे बॉईल होता है, इथेनॉल 78 डिग्री पे बॉईल होता है, तो मैं गर्म कर देती हूँ, इथेनॉल 78 पे अलग हो जाएगा, पानी तो पीछे रह जाएगा। तो ये कह रहा है कि नहीं, आपको प्योर इथेनॉल बनाना पॉसिबल नहीं है। और जनरली इस तरह के मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, जो राउल के लॉ से डिविएशन शो करते हैं, है ना, और जिसको हम डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। और ये कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर मुझे डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्योर इथेनॉल बनाना है, यानी ये, तो ये मैं नहीं बना सकती हूँ। क्यों, ये कौन सी कंपोजिशन है, क्या बोलते हैं इसको, एक ऐसा मिक्सचर जिसको हम डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको। देखो मैं 2 जनों को अलग क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ क्या हो रहे, उबल रहे। तो ऐसा कंपोजिशन जिसमें 2 लिक्विड 2 द्रव एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होते, उसे क्या बोलते थे, एजियोट्रोप। याद आया, उसे क्या बोलते थे, एजियोट्रोप। तो होंगे कि नहीं भाई, ये इसको काम करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कंपोजिशन है ना, ये है एजियोट्रोप, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। लिखो इसको, ये तो मैं याद नहीं था,
डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्योर इथेनॉल नहीं बना सकते हैं। कंपोजिशन ये है, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये है स्थिर क्वाथी मिश्रण, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, और इसे हम बोलते हैं एजियोट्रोप। ठीक है, तो अब मुझे बताओ एजियोट्रोप कितने प्रकार के होते हैं? याद करो, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर या एजियोट्रोप कितने टाइप के होते हैं? एक राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, एक राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है मतलब फटाफट वेपर बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो उसको हम बोलते थे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, कि जिस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम होगा, है ना। और जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका क्या नाम था? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, अधिकतम क्वाथी मिश्रण। ठीक है, एक है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, तो ये राउल्स लॉ से क्या थे? नेगेटिव डेविएशन, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते। और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मतलब क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी वेपर बना रहा है, तो फिर पॉजिटिव डेविएशन। तो अब तुम इस सवाल का जवाब दो कि अल्कोहल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है? नेगेटिव। और कोई? देखो, अगर मेरे पास सिर्फ वाटर होता तो दिमाग लगाओ, वाटर में ना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते? वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन मैं मान लो ये भी है, ये भी है, लेकिन अगर मैंने अल्कोहल मिला लिया तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका खत्म हो गया ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 की जगह कितना हो गया? 1 हो गया, मतलब मॉलिक्यूल आपके दूर दूर चले गए। तो वेपर बनाना ईजी है, तो उनका वेपर बनाना ईजी है, जल्दी वाष्प बनेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, ये तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है। क्लियर है? अल्कोहल वाटर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट देखो, आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, आपको एक तो डेफिनेशन देनी है कंडक्टेंस। ठीक है, विलयन की चालकता, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी मान लो। ठीक है, और एक आपको बतानी है मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता और चालकता। क्या डेफिनेशन देंगे? फिर कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन भी देना। देखो, सबसे पहले कंडक्टेंस की बात करें तो G इक्वल्स टू क्या होता था? 1/r, और इसका मात्रक क्या होता था? ओम, है ना। लेकिन आपसे जब भी चालकता पूछे ना तो आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करो। ठीक है, आप क्या बोलो कि अगर सॉल्यूशन में, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो भी चालकता होगी ना, जो भी G होगा वो किसके बराबर होगा? कापा। यानी कि अगर मेरा जो सेल है, आपने 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर बताई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर बताया, अब यहाँ सॉल्यूशन भरा होगा तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो चालकता सेल में, कंडक्टिविटी सेल में 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की चालकता। आई बात समझ में? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो मुझे सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस देखनी है, वो मेरी किसके बराबर होगी? कापा, है ना। आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता की बात करो, क्योंकि सेल है ना, प्रतिरोध का उल्टा प्रतिरोध कहाँ से लाऊंगी? सॉल्यूशन नहीं भरोगे तो मैं कैसे आंसर बताऊंगी? इसलिए हर बार आपको इसी का आंसर देना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप हर बार 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करोगे? मतलब मैं 1 लीटर पानी मिलाऊं, 2 लीटर पानी मिलाऊं, आपको मेरे तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपना आंसर 1 ml पे चाहिए। ठीक है, तो आप 1 ml पे आंसर दे रहे हो, यानी अगर मैं डाइल्यूट कर दूं तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए कि ज्यादा हो गए?
मान लो पहले 1 लीटर पानी था, 100 प्लस घूम रहे थे, 100 माइनस घूम रहे थे। अब मैंने पानी 1 लीटर की जगह 2 लीटर कर दिया, तो 100 घूम रहे कि 50 घूम रहे? 50 घूम रहे। पहले 1 लीटर पानी था, 100 प्लस दौड़ रहे थे और 100 माइनस दौड़ रहे थे। अब आपने कहा नहीं मैं 1 लीटर पानी और मिला लेता हूँ, तो आपने डाइल्यूट कर दिया, तो आयंस की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो आपको क्या बताना है? कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन बताना है। तो आप कहोगे अगर मैं तनु करूंगा, अगर मैं डाइल्यूट करूंगा तो आयनों की संख्या कम हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। और अगर तुम सांद्रता बढ़ा दोगे तो बढ़ा, तो मान लो सॉल्ट और डाल दोगे तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आंसर ज्यादा आएगा। आई बात समझ में? तो आपको बताना है कि ये जो कापा है ना, वो पर यूनिट वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 इकाई हो गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस की संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते तो आयनों की संख्या बढ़ जाती है, तो चालकता बढ़ जाएगी, इसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं। अब मोलर कंडक्टेंस, तो इसको फॉर्मूले से समझाओ। क्या फॉर्मूला था लैम्डा एम का? कापा इनटू 1000 अपॉन सी। याद करो, मैंने तुम्हें कहा था इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, अनंत तनुता। तो ये कैसे होगा जब कंसंट्रेशन 0 तक पहुंचा? अब 0 कैसे पहुंचा है? कोई चीज बोलेंगे तो 0 कैसे हो? तो हम कहेंगे ऐसा करो 0.1 और करो, पानी मिला दो तो 0.01, फिर 0.001, 0.000, तो पॉइंट के बाद जितने 0 लगाओगे तो उसको लगभग 0 मान सकते हैं। तो अगर तुम कंसंट्रेशन 0 के आसपास पहुंचाओगे, डाइल्यूशन क्या कर दोगे? मैक्सिमम। तो सी मिनिमम कर दोगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। तो जैसे ही तुम सांद्रता कम करोगे लैम्डा एम बढ़ जाएगा। फॉर्मूला तो यही बोल रहे हैं। और यहाँ आपको बताना है कि आप कि कुछ भी मिलाओ मेरे मतलब नहीं है, मैं 1 ml में बताऊंगा। तो अब 1 ml में आयनों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी वो आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ऐसे है ना, मुझे नंबर ऑफ आयंस चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे मॉडल पेपर में पूछा है इस बार। बढ़े आगे? चलो अब देखो, एक रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन मतलब ऐसे बताओ -dr/dt है ना। अगर तुम्हें पूछा अवकलन समीकरण डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल से करते हैं -dr/dt। तो पहले रेट कांस्टेंट लिख दूं k। अब a के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर तो a की पावर 1 और b की पावर 2। ठीक है, k a की पावर 1 b की पावर 2, पहला बन गया अवकलन समीकरण। फिर आपको कहे कि नहीं, अगर b की कंसंट्रेशन 3 गुनी कर दूं तो देखो हमारा फॉर्मूला ये है, रेट इक्वल्स टू k a की पावर 1 और b की पावर 2। अब आपने कहा कि b की सांद्रता 3 गुनी, ठीक है, तो अब बोलो 9 टाइम्स हो जाएगी। तो रेट इक्वल्स टू k, a की पावर तो 1 लिखना है, b की पावर 3b का स्क्वायर। तो तुम्हें लिखना है इक्वेशन 1 और 2 में कंपेयर करने पे आंसर कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? ये तो सरल ऐसे क्वेश्चन अपने कर रखे बहुत सारे। नेक्स्ट देखो, अगर a और b दोनों की कंसंट्रेशन दुगनी कर दूं तो देखो रेट इक्वल्स टू k, a की पावर 1 b की पावर 2। अब आपने क्या किया, a को डबल और b को भी डबल। ठीक है, अब देखो 4 कितना हुआ? 8। बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है, समीकरण 1 की तुलना 2 से करने पर अब आंसर कितना हो गया? 8 टाइम्स 2 की पावर 2 इंटू 2, 8 गुना। सही है, सिंपल है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलो अब देखो, क्रोमियम +2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक, और मैंगनीज +3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है ना, ऑक्सीडेंट है। अब ये है, उसमें कोई शक नहीं है, आपको नहीं पूछना नहीं क्यों है, आपको प्रूव करना है कि भाई ऐसा क्यों है। तो दिमाग लगाओ, Mn+3, तुम्हें नहीं लगता Mn+3 चाहेगा कि मैं Mn+2 हो जाऊं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था शुरू में, पहला क्वेश्चन ये तो था, Mn+2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5, और 3d5 अपने आप में क्या होता है? स्टेबल। तो ये चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं।
स्टेबल होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो खुद का अपचयन, खुद का रिडक्शन, तो सामने वाले का क्या होगा, तो ऑक्सीडेंट है। सपोर्ट में बात बोल रही, कोई टेंशन नहीं, पहला क्लियर। अब क्रोमियम +2, तो देखो पहले मैं क्रोमियम लिखूं, 24 होता है ना, तो 24 पे क्या आएगा, आर्गन 4s1, अपवाद है ना, 4s1 और 3d याद है 24 होता है। अब तुमको नहीं क्रोमियम +2 है ना, तो ये क्या आएगा 3d4। अब आप कह रहे हो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद का क्या चाहेगा, ऑक्सीजन। तो क्रोमियम +2 चाह रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, तो जरूर इसके कोई फायदा हो रहा होगा, तो हम कहेंगे 3d4 से ये कहाँ चला जाएगा, 3d3 में। अब देखो रिडॉक्स तो पानी में होता है, पानी में तो स्प्लिटिंग भी होता है, d ऑर्बिटल टूट भी तो जाएगा, तो हम कहेंगे 3d3 मतलब नीचे वाला ऑर्बिटल तो T2g है ना, और T2g में आप कितने इलेक्ट्रॉन दिखाना चाह रहे हो, तो स्टेबल है ना, है ना। तो ये कहेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं क्रोमियम +3 बन जाऊंगा तो मेरा T2g3 हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो मैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे यानी खुद का ऑक्सीडेशन है ना, तो आप माने क्या जाओगे, रिडक्टेंट। तो ये प्रबल अपचायक है और वो प्रबल ऑक्सीकारक है। जो भी पूछे आपको उसके सपोर्ट में आंसर देना है, कुछ भी प्रूव करके, ठीक है। चलो अब D1 कॉन्फ़िगरेशन बहुत अनस्टेबल होता है, क्यों? देखो भाई जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, आर्गन पहले 4s बढ़ता है, 4s2 3d1। अब आप कह रहे हो कि मान लो एक कोई मेटल है, उसके बाद उसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो अब सर 3d1 ही है, तो ये भी छोड़ दो भाई, क्योंकि ये भी छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, ये भी छोड़ दो, नक्की करो और तो क्या है ना। तो तुम क्या बताओगे, D1 अनस्टेबल है, क्यों है, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद है ना, अगर एलिमेंट क्या करेगा, आयन क्या करेगा, D इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो वो अचीव कर लेगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना भाई। तो D इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, इसलिए D1 अनस्टेबल है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी की तुलना में फ्यूल सेल का फायदा, क्या फायदा फ्यूल सेल का? एक तो फ्यूल सेल आपका पोल्यूशन फ्री होता है। देखो आपका प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, भाई प्राइमरी तो रिचार्ज ही नहीं होता, तो यूज एंड थ्रो है, वो तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है। तो हम कहेंगे प्राथमिक सेल हमारा रिचार्ज नहीं होता है, उसको काम में लेने के बाद फेंकना पड़ता है। सेकेंडरी में थोड़ा फायदा है कि वो रिचार्ज तो हो जाता है ना, लेकिन रिचार्ज हो गया मतलब वो वापस उसको चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको रुकना तो पड़ेगा। भाई मेरी ना जनरेटर की बैटरी थी या अपने इन्वर्टर की बैटरी थी, वो डिस्चार्ज हो गई, तो आप उसको चार्ज करोगे 3 घंटे 4 घंटे, या कार की बैटरी थी जाम हो गई या डिस्चार्ज हो गई, या स्कूटी की बैटरी है तो हाथों हाथों चार्ज हो जाएगी, आपको वेट करना पड़ेगा। सही है। अब मान लो स्पेस में यही सेल डाल के चले गए तो वह अंतरिक्ष में कहाँ वेट करोगे, बैटरी चार्ज हो गई हवा में लटक जाएंगे क्या? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या होता है, लगातार ईंधन भरते रहते, तो डिस्चार्ज होने का तो सवाल ही नहीं। रिचार्ज कब करोगे, जब डिस्चार्ज होगा, वो डिस्चार्ज होता ही नहीं, तो बढ़िया है ना। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है तो हम कहेंगे तो और बढ़िया है, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। फिर डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल की रिएक्शन बताओ। देखो सीसा संचायक सेल में एनोड था स्पॉन्जी लेड, कैथोड में भरते थे PbO2 और इलेक्ट्रोलाइट होता था H2SO4। सही है कि नहीं? तो हम कहेंगे PbO2 और H2SO4। अब ये भी PbSO4 बनाएगा, ये भी PbSO4 बनेगा और पानी बनेगा साथ में, तो हम कहेंगे भाई ट्वाइस PbSO4 और साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा, वाटर बनेगा। ये लेड एक्यूमुलेटर सेल। अब ये कह रहा है डिस्चार्ज होते टाइम, तो जब आपकी रिएक्शन आगे जा रही है तो डिस्चार्ज हो रहा है, और रिचार्ज कैसे होगा, पीछे जाएगा है ना, तो ये रिचार्ज है। ठीक है। अब डेंसिटी कैसे अफेक्ट होगी, तो देखो आपका सोल्यूशन तो डाइल्यूट होगी। H2SO4 की डेंसिटी लगभग 1.8 के आसपास होती है और पानी की कितनी होती है
एक वाटर डेंसिटी क्या होती है, 1 ml का 1 ग्राम मानते ना अपन, है ना, तो 1.8 से 1 होगी ना, तो आप क्या बोलते हो, पानी बनता है, डेंसिटी कम हो जाती है ऐसे, ठीक है। चलो अब ये तो सिंपल है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है 60 सेकेंड इनवर्स, सही है। अब रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो है इनिशियल का कितना रह जाए, 1/60, पहले 1 था और बचेगा कितना, 1/16, ठीक है। तो मैं कहूँगी R0 तो तुम 1 मान लो और R को 1/16 मान लो, तो आप बताओ टाइम कितना लगेगा। तो आपका फॉर्मूला बोलो, टाइम का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 303/K log base 10 R0/R, ठीक है। अब देखो T इक्वल्स टू 2.303, K की तरह रख दो 60, log base 10 R0 1 और ये 1/16, 16 ऊपर आ जाएगा। अब 16 को क्या लिखूं, 2 की पावर 4 पक्का, 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, पावर आगे आ जाएगी, तो 4 log 2, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60, पावर आगे आ जाएगी 4 और log 2, log 2 तो तुम सबको याद ही है 0.3010, बस। तो आप फॉर्मूला लगाओ, T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 60 इंटू 4 इंटू, सॉल्व कर लेना इसको, 0.045, सही है। कितने, अच्छा सेकेंड इनवर्स, कितने सेकेंड्स लगेंगे, टू 2.303 इंटू 4 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 60 कर लोगे, 60 और 4 काट दो 15 आ जाएगा, कितना 0.45, ठीक है। हाँ आंसर बहुत छोटा आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आए पीछे सेकेंड्स लिखना, क्योंकि यूनिट आपको सेकेंड इनवर्स दी हुई है, तो आंसर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 30% डिसोसिएट होने में 40 मिनट लगते, तो देखो टाइम तो लगा 40 मिनट, 30% डिसोसिएशन मतलब शुरू में कितना मान लूं 100 और बचेगा कितना 7, 30% डिसोसिएशन हो गया मतलब 30% रिएक्शन खत्म हो गई, तो बची कितनी 70 ना, ये ठीक है। तो पहला काम करो K निकालो, तो K का फॉर्मूला आपके अभी सिखाया 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना 40, लॉग बेस 10 R0 100 और R 70, ठीक है। फिर 2.303 डिवाइड बाय 40, लॉग 10 अपॉन 7, लॉग 10 माइनस लॉग 7। अब लॉग 10 होता है आपका 1 और लॉग 7 0.84 है ना, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो यहां से K निकालो, एक बार log 7 देख लो 0.84 है, हाँ तो एक में से 0.84 कम करो 0.16, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व मत करो, इसको यूं ही रहने दो, ये हो गया 0.16, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, हाफ लाइफ पूछा है, टी हाफ, तो मुझे बताओ टी हाफ का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या था 0.693 अपॉन के, और 0.693 को खोल के लिखना है 2.303 और के ये रहा, एक तो डेटा गया 2.303 इंटू 0.16 और 40 ऊपर ले लेते, सही, तो ये कैंसिल हुआ,
तो 40/0.16 0.3010 सॉल्व कर लो उसको। कर लिया? कितना? 75.25 लिख दे। एक दिन और सॉल्व कर देना, लगभग इतना आंसर लिख रही हूँ मैं, 75.25 मिनट्स, क्योंकि के आपका मिनट में है ना, टाइम शुरू में मिनट में था ना, तो के मिनट इनवर्स में होगा, है ना। तो देखो 30% डिसोसिएट होने में 40 मिनट लग गए, तो 50% डिसोसिएट होने में 40 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, ये तो पक्का है ना। इसलिए मैं आंसर लमसम मान लेती हूँ कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, बाकी आपको कैलकुलेट करना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है, चलो। अच्छा, अभी भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिमिलरिटी बताओ। ये थोड़ा यूपी बोर्ड का है तो थोड़ा सा आपसे डिफरेंस हो सकता है। सिमिलरिटी देखो, अगर तुम ऐसा कहो कि भाई ग्लूकोज तो एल्डो एक्सोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाली शुगर है लेकिन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज 6 कार्बन वाली शुगर है लेकिन फंक्शनल ग्रुप कीटोन, तो ये एक बात हुई, लेकिन तो डिफरेंस हुआ ना सिमिलरिटी। आपका ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है, फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग होता है, तो अंतर हुए, ये तो सेम पूछ रहा है, क्या करेंगे? दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ, दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो दोनों टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, आप चाहे ग्लूकोज में मिलाओ टोलेंस रिएजेंट, चाहे फ्रक्टोज में मिलाओ, दोनों टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है। मतलब सिल्वर मिरर बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब समझे, कीटोन तो 2 नंबर पे होता है, 1 नंबर पे आपका OH है, रीअरेंज होके 1 नंबर वाला एल्डिहाइड बन जाता है, और एल्डिहाइड बनते टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, दोनों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देते हैं, ठीक है, दोनों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। और टेस्ट पूछो तो लिख दो, ग्लूकोज सिल्वर मिरर बना देगा Ag, और ये क्या करेगा Cu2 होगा रेडिश ब्राउन पेपेटी, पढ़ा था ना अपन ने। क्लियर? दोनों का TR पॉजिटिव है, दोनों का फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव है। अब विटामिन ए और सी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात में दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी बोलते हैं ना, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो फिर दिखना ही बंद हो जाएगा, तो करेंगे क्या? तो विटामिन ए तो चाहिए। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, है ना, मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो हम कहेंगे भाई ठीक है ना, भाई कोई चीज़ की कमी से हमें इतनी परेशानी हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। सोर्सेज बोलो, विटामिन ए के सोर्सेज। विटामिन ए किस में होता है? दूध में, अंडे में, गाजर में, है ना। तो मैं लिख रही हूँ दूध, अंडा, गाजर, इसको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में, ठीक है। ऑयल्स में भी होता है, आपका सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन ऑयल है, सब में होता है। और विटामिन सी किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों में, लाइक ऑरेंज और आंवला और आंवला ऑरेंज होता है, आंवला होता है, और नींबू, नींबू में होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो अब द्विदंतुक बोलो, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? हाँ, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, बोलो तो एग्जाम्पल। ऑक्सीलेटो, गुड। तो ऑक्सीलेटो क्या? COO माइनस और COO माइनस, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म ऑक्सा लिखते हैं। और कोई उदाहरण? इथाइलिन डाइअमीन, गुड। तो इथाइलिन मतलब CH2CH2 और डाइअमीन मतलब NH2NH2। आपको 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बताना है कि देखो ये दोनों जाएंगे, है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका शॉर्ट फॉर्म EN। फिर एम्बिडेंट लिगेंड, उभयदंतुक, हाँ, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 डोनर एटम, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते टाइम कोई एक जना अपना लोन पेयर डोनेट करेगा,
ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, है ना। आपको बताना, देखो NO2 माइनस अगर N डोनेट करे और ONO माइनस अगर O डोनेट करे, है ना, इसको हम लिखते हैं नाइट्रो और उसको क्या लिखते हैं? नाइट्रीटो। तो वही तो है CN माइनस NC माइनस, फिर CNS NCS SCN, थायोसाइनाइडो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, कीलेट क्या होता है? आपको बताना है जब हमारे पास द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड है, व्हेन वी हैव बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एक वलय बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं, है ना। इस रिंग को हम कहते हैं कीलेट, ठीक है। और कीलेट यानी कि रिंग, कितने मेंबर वाली रिंग स्टेबल होती है? कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। तो 5 मेंबर्ड रिंग, 6 वाली भी स्टेबल होती है, बट कम से कम 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि वही क्या होती है? स्टेबल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये तो अब अच्छा, इसको तो बोलेंगे कीलेट वाला लीगेंड, इस प्रोसेस को बोलेंगे किलेशन, है ना। किलेटिंग इफेक्ट या किलेशन एक ही चीज है, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ? स्टेबिलिटी। किलेशन से आपको स्टेबिलिटी मिलती है। अब व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से होगी, ये लिख दिया मिथाइल क्लोराइड, ये लिख दिया KCN, क्या करूं? साइनाइड की आइसोसाइनाइड? साइनाइड। आइसो N से अटैक जब होगा, जब सिल्वर, आपको ध्यान है, जब Ag होगा ना तो N से अटैक करेंगे, और Ag नहीं होगा तो N से अटैक नहीं होगा, डायरेक्ट। तो हम कहेंगे फिर ठीक है, ये KCl बाहर कर दो, हमारा आंसर मिथाइल साइनाइड। अब देखो इसके कुछ IUPAC नाम और कुछ चीजें याद रखो। एक इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। आपको पूछेगी नहीं प्रोडक्ट का IUPAC नाम दो, तो साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो अगर नाइट्राइल सुन रहे हो तो सिर्फ नाइट्रोजन साउंड कर रहा है, तो कार्बन कितने? 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए इथेन आता है, ठीक है। और एक फंसाने वाला नाम है एसिटोनाइट्राइल। यहाँ बच्चा बोला जाता है ये क्या है, क्योंकि एसिटो आते ही बच्चों को लगता है CH3CO, वो नहीं है। नाइट्राइल मतलब साइनाइड ही है ना, तो फिर एसिटो कैसे लाऊंगी? तो 2 कार्बन वाला, ठीक है। ये बहुत पुराना नाम चल रहा है इसका। अब ये देखो, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जलीय KOH मतलब एक्वस KOH, क्या करूं? KCl निकाल दूं तो इथाइल अल्कोहल बना दूं, खत्म, इथेनॉल बना दो। ये तो सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या है, डायरेक्ट खुद ही दे रहा है सब कुछ। तो अब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन, अब ये तो आना चाहिए ब्रोमोबेंजीन कैसे लिखते हैं। तो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम से करानी है और एरो पे है ड्राई ईथर, क्या करूं? जानी पहचानी है, क्या करूं? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो, ये Mg यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो कोई डाउट है क्या? सिंपल रिएक्शन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो तुम पता है हवा में, पानी में, एसिड में सबसे रिएक्ट कर जाएगा, तो उसको रखना ईथर में पड़ता है, इसलिए एरो पे ईथर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब 4 कार्बन सीधे और 1 नंबर पे क्या लगा दो? Cl। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराओ, करा लो, चलो बोलो। बीटा एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH आते ही दिमाग में आना चाहिए भाई ये है बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में क्या करते थे, ये Cl जिससे जुड़ा है वो अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन को रवाना करना है, तो मुझे ये इसको ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो मुझे पता है KCl गया और इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन ही बन रहा है, 2 का तो कोई चांस ही नहीं है क्या? 2 का चांस, H तो ये जाएगा वो तो ठीक है, पर Cl यहाँ तो है ही नहीं ना, तो मैं लेफ्ट राइट कुछ करती तो ऐसे तो कुछ है ही नहीं, Cl तो इधर ही है, तो 1 ब्यूटीन ही बनेगा। तो आपका आंसर है CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अल्कोहलिक की वजह से आती है एलिमिनेशन। क्लोरोबेंजीन, अब यहां पर से जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस, क्या करूं फिर? लिखा है ऐसे जल अपघटन होगा थोड़ा ना, आपको बेस तो मिलाना पड़ेगा। अब क्लोरोबेंजीन, तुम्हें पता है ये Cl इसको छोड़ेगा नहीं, बेंजीन अपने से किसी को अलग होता नहीं, करता ही नहीं है, तो कुछ कंडीशन लगा ले। याद करो मैंने तुम्हें कहा था पहले, अगर मैं NaOH ले लूं हाई टेम्परेचर, तो डाउ प्रोसेस कुछ याद आया? 623 केल्विन टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर। सीधा फिनॉल मत बनाना, क्योंकि NaOH है ना, तो फिनॉल बनते ही सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो पहले स्टेप में फिनॉक्साइड बनाओ, और आपको ऐसे याद करना, तो ये ऐसे हो गया, वाटर गया, ये NaCl गया और फिनॉक्साइड, है ना? बनेगा फिनॉल, वो सही है, लेकिन NaOH की प्रेजेंस में फिनॉल कैसे रहेगा? इसलिए हम सोडियम फिनॉक्साइड। अब जल अपघटन, तो अभी भी मैं NaOH नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि फिनॉल है तो NaOH उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो हम कहें यार ठीक है, कोई अम्ल मिला दो, कोई एसिड मिला लो, तो Na इजी हो जाएगा। कोई एसिड आ गया तो मैं एसिड बेस रिएक्ट करूँ, फिनॉल इतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो अब तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? फिनॉल। आई बात समझ? तो अब देखो इसमें बच्चा है ना गच्चा खा जाएगा, ये क्या है जल अपघटन, ये तो समझ में नहीं आया, है ना? तो क्लोरोबेंजीन पानी मिलाऊं तो फिर क्या, और तो सीधा पानी मिलाते हुए फिनॉल बनता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इतनी भारी कंडीशन है। ठीक है, ये क्लियर? आगे बढ़े इसको भी। अब इसके चॉइस में ये तो कर लोगे, इसमें क्या ही है? कौन सी रिएक्शन है? फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज। तो क्या करूं इसमें? NaCl निकल जाएगा, I बन जाएगा। क्या मिसिंग है? हाँ, ये रिएक्शन ऐसे नहीं रहनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? एसीटोन। तो हमारा आंसर है CH3 CH2 CH2। ठीक है, कार्बन गिर लेना, जोश जोश में एक आध कम और ज़्यादा मत करना, है ना? कि तो सरल है, पता चला एक का 3 का 4 कर दिया, तो Cl है वो। ठीक है, तो आंसर I, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर? अच्छा, एग्जाम में ना आप सब बताओगे कि भाई ये बना है, IUB से लिखो चाहे आपकी इच्छा है, लेकिन आपको बताना है भाई ये चीज़ बनेगी। नेक्स्ट देखो, ये भी सरल है, क्या करें? ईथर बनाए। देखो C6H5ONa यानी सोडियम फिनॉक्साइड, ऐसे ज़्यादा इजी लगेगा। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन इथाइल क्लोराइड। आपको पता है बेंजीन से O अलग नहीं होगा, करना ही नहीं है हमें। क्या बाहर जाएगा? NaCl। ठीक है, NaCl रवाना कर दें तो इथॉक्सी बेंजीन क्या है? एनिसॉल की फेनिटॉल है? फेनिटॉल। ठीक है, NaCl आपका गया, आपका आंसर है इथॉक्सी बेंजीन या फेनिटॉल। अब इसमें देखो पूरे नंबर है, आपको रिएक्शन याद नहीं भी हो तो भी क्या है, दिखी तो रहा है, NaCl बाहर निकाल दो, इससे ज़्यादा इजी क्या पूछेगा? और यहाँ देखो CH3 CH2 पहले कार्बन गिर लेना ना 3, और OH थायोनिल क्लोराइड। हाँ, तो ये आपको सिखाया था, जब भी अल्कोहल हो तो ऐसे ही लिखो। क्या बाहर जाएगा? फिर Cl लगा दो। ठीक है, तो आपका आंसर CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, उसके बिना भी हो जाएगी, ईथर में भी होती है रिएक्शन। ठीक है, चलो अब ये भी कर लोगे। 1 ब्यूटीन की रिएक्शन HBr, कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकॉव। लगाएं कि नहीं लगाएं? लगा लो, लगेगा, है ना? मार्कोनिकॉव लगेगा H प्लस और Br माइनस। तो क्या नियम क्या है? माइनस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। देखो भाई, डबल बॉन्ड है, एक चीज इधर आएगी एक चीज इधर आएगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये तो फिक्स है, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन Br माइनस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, इसका मतलब प्लस माइनस है। पेरोक्साइड होते तो प्लस माइनस बनते ही नहीं है,
ठीक है, तो फिलहाल हम कहेंगे वहाँ टेंशन ही नहीं है हमारे को। तो हमारा आंसर 2 ब्रोमो की 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बोलो सही है, ये भी सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, ओह मिलती जुलती है। अब ये देखो CH डबल बॉन्ड C, CH3O2 मतलब 2 मिथाइल, और इधर एक CH3 है, और आपको दिया है HBr। वापस मार्कोनिकॉव लगेगा, तो अब कहाँ भेजें? C कि CH? C माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम, तो इधर Br है और इधर H है, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा CH3 CH2 फिर C फिर Br फिर CH3 और CH3। क्या IUPAC नाम होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोल्बे रिएक्शन कौन सी लिखोगी? फिनॉल वाली, क्योंकि अगर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, वो कोल्बे विद्युत अपघटन है, तो अगर वो लिखे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है, अदरवाइज वो कोल्बे, एक्चुअली उसका पूरा नाम कोल्बे स्मिट है, पर अगर स्मिट नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, कोल्बे रिएक्शन साइंटिस्ट तो भी था ही, इलेक्ट्रोलिसिस तो नहीं है ना ऐसे। तो कोल्बे में हम लेते थे फिनॉल, फिर हम कहते थे फिनॉल बहुत धीमी रिएक्शन करता है, तो पहले हम करते सोडियम फिनॉक्साइड ले लेते हैं, फिनॉल एसिड है बेस मिला लो, तो हमारे पास था सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और मैंने तुम्हें बता दिया था जब भी फिनॉक्साइड हो आंसर ऑर्थो होता है, क्योंकि आई इफेक्ट यहाँ नजदीक लगता है इसलिए, तो आंसर तो मेरा ऑर्थो है। करूँ क्या? CO2 डाल देते हैं। देखो 2 स्टेप यही निपटाते, एक तो CO2 डाल दूँ, तो CO2 डालते ही COH हो जाएगा, फिर फिनॉल बनाना है। अब फिनॉल तो एसिड है तो Na छोड़ेगा नहीं, तो हमें पता है एसिड मिला लो, तो हम क्या करेंगे H3O+, तो यहाँ COH आ जाएगा, यहाँ वापस फिनॉल आ जाएगा। तो अब आपका आंसर कुछ ऐसा, ये OH और ये COH, क्या नाम इसका? हाँ, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है भाई, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। रिमल्टिमैन बोलो, वही होगा बस, इसमें CH2 रिमल्टिमैन फिनॉल है ना। अब देखो जब भी NaOH आए तो आंसर हमारा ऑर्थो रहेगा, तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH, 3 Cl है तो 3 NaOH, क्या करें? 3 रहने से रवाना कर देते, चलो और क्या करें? वाटर, ये एक गया, ये OH और H वाटर, तो क्या लगा है? CHO, फॉर्माइल ग्रुप, वो था कार्बोक्सिलेशन है ना। देखो यहाँ तुमने फिनॉल में COH ग्रुप की एंट्री कराई, तो तुम्हें याद रखना है जो रिमल्टिमैन है वो उदाहरण है कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ किसकी एंट्री हुई थी? COH। NaOH लिया तो आंसर ऑर्थो रहेगा। ठीक है, और रिमल्टिमैन है ना फॉर्माइलेशन, फॉर्माइल ग्रुप बोलेंगे ना CHO। अच्छा, रिमल्टिमैन में CCl4 ले लो, तो यहाँ पे भी वही आंसर बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। अगर मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लेती और मैं CCl4 लेती तो मेरा आंसर वही था जो पीछे बनाया है ना। फिलहाल मैंने क्लोरोफॉर्म लिया तो CH है ना, तो CHO, सैलिसिल्डिहाइड। IUPAC क्या लिखेंगे इसका? 2-हाइड्रोक्सी गुड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, तो ये है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया आपका रिमल्टिमैन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलो, RONA और सोडियम एल्कोक्साइड, और दिमाग लगाओ भाई, ईथर बनाना है, ROR बनाना है, तो वैसे ही सोचो RO तो ये पड़ा, एक R और लाना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ R तो है, Na किसके साथ खुशी से जाए? मान लो भूल जाओ तो ऐसे दिमाग लगाओ, तो आ गया ना। ठीक है, अच्छा विलियमसन ईथर सिंथेसिस कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN2, SN1 में तो कार्ब कैटायन बन जाएगा ना, फिर वो आंसर एल्कीन। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है।
क्लियर है? सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता हो, डायरेक्ट पूछे, आधी आधी पूछे, है ना। नेक्स्ट, ओह, फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3। अब फिनॉल कौन सा डायरेक्टिव है? ऑर्थो पैरा निर्देशी। तो फिनॉल की रिएक्शन में डाइल्यूट मतलब धीमी अभिक्रिया है, तो HNO3 को ऐसे लिखो HONO2, है ना, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, एक बार ऑर्थो पे NO2 लगेगा, एक बार पैरा पे, या तो वाटर यहाँ से गया यहाँ से गया, तो आपको दो आंसर देने हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दो आंसर बना दिए, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दो के बीच में, किस में है? पैरा। पैरा में है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, तो फिर बॉइल नहीं होगा, आराम से बॉइल नहीं होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और यहाँ कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रामॉलिक्यूलर, अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये तो आपस में ही कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर पड़ोसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो आपसे पूछे इन दोनों में स्टीम वॉलेटाइल कौन है? ऑर्थो। जल्दी से वाष्प बनाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। अगला, ब्रोमीन की CS2 में फिनॉल के साथ रिएक्शन, क्या करूं? फिनॉल लिख दूं, फिर ब्रोमीन और CS2। देखो दो रिएक्शन थी, एक तेज थी एक धीमी थी। CS2 धीमी वाली है तेज वाली है? धीमी होगी। देखो CS2 मैच करो, किससे मैच होता है? CO2 से। CO2 ऐसा CS2, तो CO2 कुछ ऐसा था ना, C डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, तो फिर ये भी तो ऐसा होगा, तो ये सीधा है लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर ज्योमेट्री का म्यू 0 होता है क्या? जो भी एक जन इधर खींचेगा एक जन इधर खींचेगा तो फाइनल मिला ही क्या? कुछ नहीं मिला ना। तो लीनियर ज्योमेट्री का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल पोलैरिटी है ना, द्विध्रुव आघूर्ण पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0। तो मतलब ये नॉन पोलर है। अब बताओ, नॉन पोलर सॉल्वेंट धीमा होता है तेज होता है? धीमा होता है। पोलर प्लस माइनस करेगा ना, उसमें लड़ाई झगड़ा यहाँ तो हो जाए ही नहीं। तो धीमी रिएक्शन है, तो एक बार आंसर ऑर्थो, एक बार आंसर पैरा। और अगर यही वाटर दे देता तो वाटर तो पोलर है, तो तुम्हारा आंसर 2 4 6 होता है ना। बराबर कहता है, आता तो एक कंफ्यूज हो गए, तो अपन को लगता है 2 4 6 ही पूछा होगा, ये इजी है, ये क्यों पूछेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। CS2 को मैच करना CO2 से, CO2 नॉन पोलर, CS2 भी नॉन पोलर, नॉन पोलर हमेशा स्लो होता है, पोलर फास्ट होता है, ठीक है। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब देखो प्रोपेन 1 ऑल, ये सवाल से पहले ही पूछ रखा है। प्रोपेन 1 ऑल का एल्केलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन, तो हमें पता ही है क्या आंसर होना चाहिए। एल्केलाइन KMnO4 क्या ही करेगा, पढ़ा था ना, अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सीडेशन, पूरा पूरा ऑक्सीडेशन। तो पूरा ऑक्सीडेशन मतलब COH है ना, तो हम कहेंगे ये बना CH3 CH2 COOH, ठीक है। आगे है, ये तो है भाई, 5-10 क्वेश्चन होंगे। चलो अब देखो, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, 2 स्टेप में करना है। अब यहाँ इसको थोड़ा समझ के जाओ, ये ब्रोमोबेंजीन है और 1 फिनाइल इथेनॉल, मतलब मुझे यहाँ पहुँचना है। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन और अल्कोहल, और 1 फिनाइल इथेनॉल मतलब फिनाइल भी इधर ही होना चाहिए जिसपे अल्कोहल है ना, CH3 CHOH, और इसी पे तो फिनाइल होना चाहिए। क्या करूं, यहां से वहां जाना तो भारी काम लग रहा है, ब्रियार तो उड़ाना पड़ेगा। देखो पहले अगर मैं इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाऊं, क्योंकि और मुझे कुछ लग नहीं रहा, अगर मैं इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाऊं तो ये आएगा MgBr, और MgBr तो मैं उड़ा सकती हूँ, पानी मिला तो भी उड़ जाएगा, लेकिन मुझे 2 कार्बन लाने हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना है ना 2 डिग्री,
क्या ले? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड लेते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन लेते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड तो लेना पड़ेगा, मेरे को 2 कार्बन बढ़ाने को बोल रहा है। तो मैं अब क्या करूँ, कुछ ऐसा ले लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो तुम्हारा काम हो रहा है, बोलो O नेगेटिव, E पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, फिनाइल नेगेटिव। तो मैं इसका डिज़ाइन नहीं चेंज करती। देखो CH3CH O के साथ MgBr और इसी C के ऊपर फिनाइल। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बोलो क्या करूँ? मिल ही रहा है, क्या करूँ? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस कर दूँ, है ना? अगर मैं यहाँ वाटर ले लूँ तो ये गया, पहुँच गया क्या? सेम है, नोट करो उसको। एक दो कर लो, अच्छा जाए। चलो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ओहो, ये क्या बात। बेंजल्डिहाइड बोलो, बेंजीन पे CHO, ठीक है। और अब मुझे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली लग नहीं रही। 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पहुँच जाती हूँ। 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। 1 पे ऑल तो ये रहा ऑल, और 3 फिनाइल मतलब यहाँ 1 2 3 है ना, यहाँ, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये रहा बेंजल्डिहाइड, सही है। और यहाँ से मुझे कुछ लेके आना है, क्या करें? एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर क्या आएगा? क्या करूँ? कार्बन बढ़ाना है, एल्डोल कंडेंसेशन निपटा है। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका तो तुम्हें ग्रुप ही लेना पड़ेगा, है ना। ये लिख दूँ बेंजल्डिहाइड, और अब आप कह रहे हो 2 कार्बन वाला, ठीक है। तो मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊँ एसिटल्डिहाइड, क्योंकि और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या चाहिए? डाइल्यूट बेस। अब क्या करते थे, ग्रुप और अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट करते थे, तो ये कनेक्ट कर दो, ये जुड़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ मिला, बेंजीन आ गया, CH आ गया, OH आ गया, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, ओ भाई। अब एल्डोल को गर्म कर दिया होता है, वाटर निकल जाता है, पानी निकाल देते हैं। चलो तो ये OH और यहाँ से H, चलो ये गया तो वहाँ, ठीक है। थोड़ा और अपन खुश हो जाएंगे वहाँ। चलो ये मिल गया बेंजीन और CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से यहाँ जाना है, मान लो तुम भूल गए तो छोड़ देना, इतना ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। और वैसे तुम्हें करना क्या है, देखो ये डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना है और एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें पता है एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करूँ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, तो एक H इधर एक H इधर, तो ये अल्कोहल तो बन जाएगा। और एल्कीन में होता ही था ना, H इधर H इधर, डबल किसमें बदल जाएगा? सिंगल। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसमें रिडक्शन करना है। पर एग्जाम में तो याद आए, तो नहीं आए तो तुम इससे क्या बता देना, यहाँ लिख देना रिडक्शन, है ना। तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, 1 नंबर का तो क्वेश्चन है, वो कहाँ नंबर काटेगा? यहाँ ठीक है, यहाँ उसको आधा देना पड़ेगा, वहाँ फिर आधा देना पड़ेगा, तो कटेगा कहाँ नंबर? चांस कम रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है, नोट करो इसको। बायो वाले जाते जाओ, मैथ्स वाले रुके रहना। क्यों? 5 स्लाइड
ठीक, चलो चलो ये हो गया। नेक्स्ट ये तो कर लोगे, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो इथेनॉल और आंसर में है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल मतलब एल्डिहाइड, ठीक है, और 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी यानी OH। अब देखो 2 का 4 करना है, 2 का 4 करना है, लेकिन वो तो वुड्स में होता था, पर वो एल्केन था। हाँ उसको ध्यान से पढ़ो, क्या वो एल्डोल है क्या? ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, तो ये एल्डोल है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा? ठीक है, और एल्डोल कंडेंसेशन देता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन। फिलहाल आपका एल्डोल है तो मुझे एल्डिहाइड चाहिए, तो आपको क्या ही दिमाग लगाना, आपको सिर्फ इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अब एल्कोहल एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा? ऑक्सीडेशन, है ना, एक H यहाँ से निकालो, एक H यहाँ से निकालो, और हल्का ऑक्सीडेशन। तो हल्का ऑक्सीडेशन याद है, PCC, दुर्बल ऑक्सीकरण। तो यहाँ आपके पास आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और सेम कंपाउंड रिपीट तो हम कर ही सकते हैं। तो ये ले लो, फिर से ले लो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और आपने ले लिया डाइल्यूट बेस। अब बोलो नहीं हुआ, ये OH और ये देखो एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। क्लियर? चलो, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, देखो ये बेंजोइक एसिड और आंसर जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एल्डिहाइड अगर मैं रिडक्शन करूं तो एल्डिहाइड रिडक्शन तो पूरा होगा ना, मेरा अल्कोहल में रुकेगा, है ना। बीच में रोकने के लिए अगर मेरे पास है ना ये चीज होती, दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड होता, ठीक है, तो तुम्हें याद है एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड क्या लेते थे? पैलेडियम, बेरियम, सल्फेट। कौन सा रिडक्शन है ये? रोजेनमंड रिडक्शन। तो रोजेनमंड रिडक्शन में हमें ये दिमाग लगाना भी, हाँ एसिड हैलाइड से हम क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड, पार्शियल रिडक्शन, है ना। और आपको पता ही यहाँ से बस ये H इधर और आंसर बेंजल्डिहाइड। अब बस मुझे कुछ भी करके यहाँ जाना है, यहाँ तुम जा सकते हो बहुत तरीके, तुम SOCl2 ले लो, तुम PCl5 ले लो, तुम PCl3 ले लो, कुछ भी ले लो, बन जाएगा, है ना। अल्कोहल को एसिड इसमें कन्वर्ट करते थे ना हैलाइड में, इसको तो छेड़ना ही नहीं था, है ना। OH हटाने के तो बहुत सारे तरीके। तो मान लो मैंने ले लिया SOCl2, बस तो वहाँ पकड़ना था तो मैं रोजेनमंड से पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ा दिमाग चलने लगेगा, अच्छा ऐसे जाना है। लेकिन देखो इनका आधा पेपर ऑर्गेनिक का है ना, आधा पेपर चिका दिया ना ऑर्गेनिक रिएक्शन, आपके रिएक्शन वाला इतना नहीं आता है। अब ये तो अच्छा, ये तो सेम ही है, अभी तो किया था इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, पहले एल्डिहाइड बनाओ, फिर क्या करो, एल्डोल कंडेंसेशन, डबल हो जाएगा। चलो हाँ, अब ये भी सिंपल है, स्ट्रक्चर बनाना है 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन। क्या करूँ, सबसे पहले कितने कार्बन बनाओगे? 5 कार्बन, है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन बना दो, ठीक है। नंबरिंग आप अपने मन से कर दो, तो ये 1 2 3 4 5। अब बोलो 4 पे क्लोरो और 2 पे ओन कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा ना। CH3, फिर ये CH2 या CH और या CH3, बस सिंपल है, 4 क्लोरोपेंटेन 2 O, ये तो बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, पैराडैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बेंजोफिनॉल मतलब डाई बेंजीन कीटोन, है ना, या डाई फिनाइल कीटोन। तो बेंजोफिनॉल कुछ ऐसा है, देखो इधर भी बेंजीन और इधर भी बेंजीन।
अब अगर वो कह रहा है पैरा पैरा डैश, मतलब अगर ये पैरा है तो ये पैरा डैश है, दोनों अलग अलग पोजीशन। और हाइड्रोक्सी मतलब तो आप एक OH इधर लगा दो, एक OH इधर लगा दो। ये एनसीईआरटी का उठाया क्वेश्चन नहीं हो पाई, ठीक है। बेंजोफिनॉन दिमाग में रखना, बहुत सारे क्वेश्चन है बेंजोफिनॉन के। हेक्स-2-ईन 4-आइन ऑइक एसिड, तो सबसे पहले कार्बन संख्या कितनी बनाएंगे? 6, है ना। हेक्स कह रहा है तो आप 6 कार्बन बना के नंबर दे दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, पहले अपने मन से नंबरिंग करो। अब देखो ऑइक एसिड, ऑइक कॉर्नर पे होता है ना, तो ऑइक क्या होगा? COOH, 2 पे इन, तो 2 मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 पे आई मतलब 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और बाकी तो तुम्हें क्या करना है ये यहाँ तो नहीं है नाइट्रोजन, और यहाँ क्या आएगा? H, और यहाँ पे भी H है, सही है, बैलेंस पूरा क्लियर, सिंपल है ये भी। 3-मिथाइल ब्यूटेनल, अल या एल, एल्डिहाइड, तो सबसे पहले 4 कार्बन बना दो, और एल मतलब एल्डिहाइड, चौथे वाले में एल्डिहाइड बना दो। अब अगर ये आपका 1 है, ये 2 है, तो ये 3, इस पे क्या करना है? मिथाइल, ये लो। बाकी तो आपके पास है ही क्या, बस ऐसा कुछ सिंपल। पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, क्या करें? बेंजल्डिहाइड बोलो, हाँ बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड लो, और पैरा पोजीशन सामने वाली CH3, तो ये हो गया ना पैरामिथाइल बेंजल। ये भी सिंपल है ना, ये पास कराने वाले क्वेश्चन है। चलो अब रीजन बताओ। इथाइल अमाइन वाटर सॉल्युबल है, इथाइल अमाइन वाटर सॉल्युबल है, लेकिन एनिलीन वाटर सॉल्युबल नहीं है। NH2 तो दोनों में ही है। हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा है ना। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, जल विरोधी भाग, ठीक है। तो इसका साइज जो है वो क्या है? ज़्यादा है, तो फिर ये नहीं घुल पाता। कोशिश तो करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के चक्कर में घुलने की, है ना, लेकिन नहीं घुल पाए, ठीक है। और वहाँ है हाइड्रोफोबिक पार्ट, लेकिन इतना नहीं है ना। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है? छोटा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा पानी के साथ, तो घुल जाएगा, और वो बना नहीं पाएगा, इसलिए नहीं घुलेगा। क्लियर? आपको उसके फेवर में आंसर करना ही बेचा ऐसा है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करके आपको पूछ रहा है। वो तो गोल के देख रहा है, ये तो घुल रहा है, नहीं घुल रहा है, तो आपको देखना ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्यों नहीं बना रहा, तो ये तो बना ही रहा होगा, लेकिन इसने फंसा दिया होगा, इसने कुछ किया होगा, इसलिए। एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देता। बोलो फ्रिडल क्राफ्ट का कैटलिस्ट क्या होता है? लुईस एसिड, है ना। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए हमेशा जरूरत होती है लुईस एसिड, ठीक है। अब लुईस एसिड में तुम AlCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, SnCl2 ले लो, BF3 ले लो, जो मर्जी पड़े वो ले लो, ठीक है। तो एनिलीन खुद लुईस बेस है ना, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो क्या होता है? लुईस बेस। तो एनिलीन क्या करेगा? खुद ही है ना इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक, कर दो, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा ना, तो ये एनिलीनियम आयन हो गया। नाइट्रोजन प्लस होते ही क्या बन जाएगा? एनिलीनियम आयन। अब एनिलीनियम आयन मतलब कुछ ऐसा, ये आपका NH3+, इसको भी एनिलीनियम आयन बोलते हैं। अब H नहीं है ये, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो एनिलीनियम आयन, तो फिर अब लोन पेयर तो से डोनेट कर दिया, तो ये डीएक्टिवेटिंग हो गया ना। अब तो ये बेंजीन को परेशान करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचेगा, तो पॉजिटिव की जगह, मतलब खुद पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कभी भी बेंजीन पे जुड़ा हो तो फिर फ्रिडल क्राफ्ट नहीं आती है। जैसे नाइट्रोबेंजीन है तो उसकी फ्रिडल क्राफ्ट नहीं आएगी, बेंजल्डिहाइड की फ्रिडल क्राफ्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए। तो ये इस वजह से ये भी नहीं देगा फ्रिडल क्राफ्ट, ठीक है। चलो अब एरोमेटिक डाईएजोनियम, एरोमेटिक अमाइन से जो डाईएजोनियम बनेगा, मतलब
बेंजीन डाइएजोनियम बनेगा, ठीक है। और एलिफेटिक अमाइन से जो एजोनियम बनेगा ये, तो आप कह रहे हो भाई ये तो टिकता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है। अब ये भी कौन सा टिक रहा है, इसको भी तो तुम्हें पता है, अपन कहते हैं ना कि 0 से 5 तक ही टिकेगा, पर हम 0 से 5 पे रख के बहुत सारी रिएक्शंस तो करवाते हैं ना, बीडीएससी की बहुत सारी रिएक्शन थी, तो ये कह रहे हैं चलो 0 से 5 पे ही रोक रहा है, स्टेबल तो है, वो नहीं है। क्यों? इसमें ऐसा क्या दिख गया? देखो ये एरोमेटिक डाइएजोनियम है, क्या यहाँ रेजोनेंस का कोई कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ बिल्कुल भाई रेजोनेंस तो हो ही सकता था, है ना। इसको बाहर शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो हम कहेंगे भाई इसमें रेजोनेंस है ना। और अगर इसमें रेजोनेंस है तो वो चीज़ क्या होगी? स्टेबल। अब आर में क्या ही कर लेंगे, मिथाइल इथाइल में क्या है, तो आप बोलोगे नहीं भाई यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो नो रेजोनेंस मतलब अनस्टेबल। क्लियर है ना। तो बीडीएससी तो बनाते हैं, उसमें दो अल्कोहल बना लेते हैं, पानी मिला दो, HCl गया, नाइट्रोजन गया, अल्कोहल बन जाता है ऐसे। क्लियर है। तो एरोमेटिक वाला स्टेबल, एलिफेटिक अनस्टेबल। अब देखो C4H11N से जितने भी अमीन बन रहे हैं ना, सबके स्ट्रक्चर बनाओ। 4 कार्बन, तो देखो एक तो अमीन भी 3 तरह का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ब्यूटेन खुद भी तो 4 तरीके का है, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसने तो कहा सारे जितने बने, तो पहले मैं ब्यूटेन के आइसोमर बनाती हूँ, मतलब अमाइन जोड़ेगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ 1 डिग्री अमीन रख लेती हूँ ना। तो जैसे मैंने बनाया नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन, फिर मैंने क्या बनाया सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, तो इन दोनों में क्या बदला? पोजीशन, है ना। पहले वाले में अमाइन की पोजीशन 1 नंबर है, दूसरे में 2 नंबर, तो ये पीआई है, स्थिति समावयवी। भाई ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, क्या बदला? पोजीशन बदली ना, तो इनमें आपको स्थिति समावयवी, आप इंग्लिश में पीआई लिखेंगे। अब मैं कहूँ कि नहीं आइसोब्यूटाइल अमाइन, अब बोलो ये और ये, तो ये भी अमाइन 1 नंबर पे, अमाइन 1 नंबर पे, तो इनमें चेन बदल गई, श्रृंखला बदल गई, तो ये श्रृंखला समावयवी चेन आइसोमर। और ये दोनों ये भी चेन आइसोमर, ध्यान से देखो, इनमें चेन भी बदली, पोजीशन भी बदली। आपका अमाइन 1 नंबर है, तो 2 अमाइन है, पोजीशन तो बदली ना, और चेन भी तो बदली। ये प्रोपेन अमाइन है, ब्यूटेन अमाइन है, तो तुमको भाई ये क्या भाई, तो CI भी है और PI भी है। जरूरी नहीं सब लिखो, जो जो तुम्हें याद है इनके स्ट्रक्चर दे दो, ABCD, फिर बता दो A और B में ये रिलेशन है, BC में ये, जितना आपको पॉसिबल है सही सही लिखना है बस, ठीक है। अब मान लो मैंने लिख दिया टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन, अब ये दोनों में क्या रिलेशन है? देखो ये 1 अमाइन है और ये 2 अमाइन है, फिर देख लो अमाइन 1 नंबर पे, अमाइन 2 नंबर पे है, तो वही प्रोपेन अमाइन, पर यहाँ पोजीशन बदल गई, तो ये पीआई है। अब ये तो 1 डिग्री की बात हुई, 2 डिग्री भी तो होता। 4 कार्बन में मैं कहती भी देखो ऐसे करो, 2-2 बांट लो, 2 डिग्री अमाइन क्या होता है NH, 2 कार्बन लेफ्ट में, 2 कार्बन राइट में, तो एक तो ये हो गया। फिर मैं ऐसे भी तो कर सकती थी कि एक CH3 और इधर 3, तो आपका फंक्शनल ग्रुप बीच में है और आपके एल्काइल ग्रुप लेफ्ट राइट में बदल रहे हैं, मिथाइल का प्रोपाइल हो गया, तो फिर इनको बोलते हैं मध्यावयवी, मेटामर्स। तो ये आपके मेटामर्स हो गए, ये अलग मुसीबत। और ये दोनों इसका और इसका क्या रिश्ता है? हाँ, FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये लोग 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन क्रियात्मक समूह समावयवी, FGI लिखो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक कौन सा छूटा? 3 डिग्री, 2 डिग्री बन गया ना। टर्शियरी अमाइन, टोटल कार्बन 4 है, तो मैं 3 तो मिथाइल लगा देती हूँ, सॉरी 2 मिथाइल लगा देती हूँ, 1 तो मुझे इथाइल लिखना ही पड़ेगा। इसको किसी के साथ ही कर लो, 2 डिग्री के साथ भी FGI है, 1 डिग्री के साथ भी क्या है? FGI है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर है। तो सारे बनाने, मतलब 4 तो ब्यूटेन के, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्शियरी, फिर 2 2 डिग्री के और 1 3 डिग्री का,
यानी टोटल कितने हुए 7, 4 2 और 1 ऐसे। ये C2H5 है, ठीक है। C2H5Cl की अल्कोहलिक अमोनिया के साथ हॉफमैन मेथड याद करो। सिंपल रिएक्शन है, ए लिख दिया और अमोनिया लिख दिया, तो अब तुम क्या ही कर लोगे, याद करो। मैंने बताया था बंद कांच की नली का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बाहर जाएगा? तो पहला क्या बनेगा? C2H5Cl। फिर रोक दूँ कि आगे चलेगी? आगे चलेगी, है ना। C2H5NH2 वापस ले लेते, इथाइल क्लोराइड वापस ले लेते, तो फिर क्या होगा? HCl बाहर निकलेगा, तो ये डाई इथाइल अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमीन। फिर वापस करा दे C2H5Cl, तो ये फिर गया। अब क्या आंसर हुआ? 3 डिग्री अमीन हो गया। और अब वापस करा दी C2H5Cl, तो ये तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया, Cl माइनस बार और 4 बार इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा UPC? कितने इथाइल है? 4, तो 4 इथाइल को क्या पढ़ेंगे? हाँ, टेट्रा इथाइल। हाँ, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। डिटर्जेंट बनाने के काम आता है क्वाटरनरी सॉल्ट, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ लिखता ना 1 मोल, तो यहाँ रुक जाते, 2 मोल तो वहाँ रुक जाना, 3 मोल तो यहाँ रुक जाना, कुछ नहीं लिखे तो फिर पूरी करना, ठीक है। बस खत्म पेपर आपका, बढ़िया। तो ये फाइनल पेपर है आपका यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। और तुम लोग भी लाइक कर देना, ठीक है।